चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी से है, ये बिहेवियर साइंस के साइकोलॉजी से है। साइकोलॉजी से कहता है कि मेमोरी को डिफाइन करें, यानी मेमोरी मतलब होता है स्मृति। मेमोरी मतलब होता है स्मृति, मतलब मेमोरी, जो चीज़ें हम दिमाग में किसी भी चीज़ से सीखते हैं, अनुभव करते हैं या अभ्यास करने से जो हमारे दिमाग में चीज़ें स्टोर होता है, वही एक प्रकार के मेमोरी होता है। समझ गए? स्टोरेज कहिए। मेमोरी क्या होता है सबसे पहले समझिए। मेमोरी स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है, यह एक हमारे मन में होने वाला प्रक्रिया है। अब मेमोरी मन में ही होता है ना, मानसिक तौर पे ही यह प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें कोई व्यक्ति है वह अपने अनुभव किए गए उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है कि जो आपके सामने हो, उसके अनुभव के द्वारा या सीखने के द्वारा जो भी अनुभव को हम मस्तिष्क में संग्रह करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसे हम रिकॉल करते हैं, इस अनुभव को या सीखे हुए चीज़ों को पुनः स्मरण करते हैं, अपने चेतन मन में यादगार करने के लिए लाते हैं, तो ही हमारा मेमोरी होता है। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब मेमोरी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे रिपीट कर रहे हैं, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, सीख रहे हैं मेमोरी क्वेश्चन को, और इसको हम सीख कर अनुभव करके हम अपने मन के जो हमारा स्टोरेज है वहाँ पे हम रखे हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब जाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगा, क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो आवश्यकता पड़ने पर हम इस क्वेश्चन को पुनः मन में रिकॉल करेंगे, यानी बुलाएंगे। और बुलाएंगे कहाँ पे? तो चेतन मन में लाते हैं। चेतन मन में जरूरी पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हम अपने कॉन्शियस क्षेत्र में लाते हैं और वहाँ से हम फिर लिखना शुरू कर देते हैं आंसर को। तो यही एक प्रकार का हमारा मेमोरी होता है। समझ गए? जैसे छात्र द्वारा किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। अब मानिए आपके एग्जाम की तैयारी किए हैं और आपके माइंड में आपके क्वेश्चन तो याद किए हैं, बट आप उसे एग्जाम में पूछ दिया है, लेकिन आप उसको वापस ला रहे हैं माइंड में, आंसर को माइंड में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि वह आपके स्टोरेज में, आपके मेमोरी में नहीं है, याद नहीं है। तो यही जो है हमारा मेमोरी होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो ये अर्थ समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, परिभाषा है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक के अनुसार स्मृति मेमोरी व्यक्ति का एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है। ठीक है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजना के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। पुनरुत्पादित का मतलब है कि पुनः जो है उसे उत्पादित करता है जरूरी पड़ने पर। समझ गए? तो आइजेनिक ने कहा कि स्मृति एक व्यक्ति का ऐसा योग्यता है जिसके द्वारा वह सीखे हुई प्रक्रिया के द्वारा कोई भी सूचना है उसको कलेक्ट करता है अपने माइंड में। ठीक है, और जरूरी पड़ने पर उस सूचना को जो है पुनः जो है उत्पादित करता है, मीन्स बुलाता है अपने माइंड के क्षेत्र से। जैसे एज फॉर एग्जांपल, हम किसी का मोबाइल नंबर याद किए हैं और अचानक से हम कहीं गए, हमसे पूछ दिया कि फलाना के मोबाइल नंबर बताइए, तो हम खटाक से उसे मोबाइल नंबर को ध्यान में करेंगे तो हमारे माइंड में आ जाएगा और बता देंगे। तो मतलब क्या, जो चीज़ें आपके माइंड में पहले से स्टोर है तो आप उसे रिकॉल करेंगे तो वापस आ जाएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। जो चीज़ें आपके माइंड में स्टोरेज नहीं है, मेमोरी में नहीं है, मतलब आप जो है उसे नहीं याद रख पाए हैं या भूल चुके हैं, तो यही हमारा मेमोरी होता है। मेमोरी समझ गए? चलिए, स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। अगर आप मेमोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेमोरी के जो स्टेजेज होता है उस स्टेजेज को ध्यान में रखना है। इस मेमोरी को समझने के लिए 4 स्टेजेज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला है लर्निंग, पहला क्या है? लर्निंग है। दूसरा क्या है? रिटेंशन है, प्रतिधारण, रिकॉल है और पहचान है। जैसे मानिए हम पढ़ाई किए, ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, पहले क्या करता है? सीखता है चीज़ों को। जैसे 2+2 कितना होता है? 4। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि 2+2 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यह सीखना 2+2 4 होता है, यह हम सीख चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम सीख लिए वह माइंड में हमेशा के लिए रहता ही है, डिलीट भी हो जाता है। तो सीख लिए, अब सीखने के लिए हम इसे रिटेंशन करते हैं, प्रतिधारण करते हैं, माइंड में इसे रिटेन कर लेते हैं, प्रतिधारित कर लेते हैं माइंड में। मतलब 2+2 का 4 जो है होता है, यह माइंड में हमें रिटेन कर जाता है, रिटेंशन प्रति एक धारणा बन जाता है कि हाँ 2+2 4 होता है। और जब सीखने के बाद हमारे माइंड में प्रतिधारण हो जाए तो फिर जब भी हम रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे कि हाँ 2+2 4, 2 गुना 2 4 होता है, तो रिकॉल करने पर वापस आ जाएगा। समझ गए? और लास्ट में इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ 2+2 4 ही तो होता है, 6 नहीं होता है। समझ गए? तो ये 4 चीज़ें हैं, पहले सीखा जाता है,
सीखने के बाद वह माइंड में रिटेंशन हो जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़े आप रिकॉल करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, तो याद की गई चीज़ों को दोबारा से आप अपने माइंड में लाते हैं तो वह रिकॉल होता है। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान गए माइंड में हम आ गए, बुलाएं कि 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 4 होता है, यह जो है पहचान रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रोसेस है, याद रखिएगा। ओके, जैसे देख लीजिए, सीखना एक अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है, समझ गए, जिसमें कोई व्यक्ति अनुभव से, पढ़ाई लिखाई से कोई चीज़ें को जो है सीखता है। ठीक है, और सीखता है, और सीखने से व्यक्ति जो है अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने का प्रयास करता है। दूसरा प्रक्रिया है प्रतिधारण, रिटेंशन। रिटेंशन के मतलब है कि यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, जब स्मरण शक्ति, याद करने की क्षमता छाप मस्तिष्क पर पड़ती है। मतलब 2 + 2 4 होता है, यह हमारे छाप जो है माइंड में बन जाता है, और जो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है कि हाँ 2 + 2 4 होता है, इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। प्रतिधारण के मतलब कि एक इमेज बन जाना कि हाँ 2 + 2 4 होता है। जैसे हम बड़े बड़े प्रश्न को याद करते हैं, तो वह प्रश्न आप तो पढ़ लिए, ठीक है, आज पढ़ लिए, कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का जो रिटेंशन है, जो प्रतिधारण है, वह स्पष्ट नहीं है, नहीं बना है, रिटेंशन कमजोर है। आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ लिए तो उससे जरूरी है कि रिटेंशन बनाए, यानी उसे जो है प्रतिधारित करके माइंड में एक इमेज बन जाएगा वह प्रश्न का, वह उत्तर का, तो जाके आप रिकॉल करेंगे तीसरा स्टेप में, तो वह कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, याद हो जाएगा, और धड़ाधड़ आप जवाब दे देंगे। तो दूसरा होता है प्रतिधारण, यानी इमेज बनना, जो भी चीज़ को हम क्या किए हैं, सीखे हैं। ठीक है, तो यह दूसरा। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि पहले जो हम सीखे हैं, जो हमें प्रतिधारण माइंड में बन चुका है, बैठ चुका है किसी चीज़ के लिए, और अगर उस चीज़ को हम रिकॉल करते हैं, पुनः बुलाते हैं, और वह माइंड के आ जाता है मस्तिष्क में दोबारा से, तो वह रिकॉल होता है। और तभी जो है हम पढ़ते कभी और है और एग्ज़ाम कभी और देते हैं, फिर भी हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो रिकॉल करने पर ही वो चीज़ें वापस से हमारे माइंड में आता है। ठीक है, चौथा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है। पहचान एवं पुनः स्मरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है। यदि स्मरण की गई विषय वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है, तो उसे पहचान कहते हैं। मतलब जैसे हमें पता करना है कि 2 + 2 4 ही होता है, तो यह पहचान जो है कन्फर्म करेगा कि हाँ 4 ही होता है, समझ गए। 6 भी हो सकता है, माइंड हमारा प्रोसेस में है, तो 2 + 2 6 भी तो कर सकता है ना, लेकिन पहचान से स्पष्ट होता है कि हाँ 2 + 2 4 ही होता है, जो कि एक लास्ट वाला प्रोसेस है। तो यह जो है आपके, इसीलिए पहचान और प्रतिधारण पुनः स्मरण एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये 4 प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है स्मृति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, यानी मेमोरी के जितने भी टाइप्स है उस टाइप्स को बताना है। तो चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, जो मेमोरी है वह अवधि के आधार पर, समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में समय के आधार पर मेमोरी को बांटा गया है। पहला मेमोरी है इमीडिएट मेमोरी, मतलब तत्काल वाला मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दीर्घकालीन स्मृति यानी लॉन्ग टर्म का मेमोरी। तत्कालिक इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे, इमीडिएट मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे मान गए कोई मोबाइल नंबर बोला, ठीक है, और वह मोबाइल नंबर हम याद किए और याद करके लिख लिए, ठीक है, लिख लिए और फिर भूल गए, तो वह इमीडिएट मेमोरी होगा। इमीडिएट मेमोरी में जब काम करेंगे तभी तक वह हमारे माइंड में है, उसके बाद हम भूल गए तो वह इमीडिएट मेमोरी में आएगा, समझ गए। अल्पकालिक मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे अभी तो हम मेमोरी में मोबाइल नंबर याद करके रख लिए, ठीक है, लेकिन 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कहीं दूसरे जगह पर गए तो अचानक से भूल गए, तो वह क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। मतलब कुछ समय के लिए आपके माइंड में था, बट जैसे ही आप इधर उधर कुछ काम करने लगे वह माइंड से खत्म हो गया, तो वह शॉर्ट टर्म के मेमोरी होता है, समझ गए। लॉन्ग टर्म के मेमोरी कहने का मतलब है कि जैसे यह दिन भर, सप्ताह भर, महीने भर, सालों भर आपके माइंड में स्टोर रहता है, तो यह दीर्घ अवधि का दीर्घकालीन स्मृति होता है। ठीक है, तो ये 3 स्मृति है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए देख लीजिए। तत्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन यानी परसेप्शन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है, तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। ठीक है, तत्कालिक कहने का मतलब है कि जैसे
जैसे कोई विषय है, कोई वस्तु है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, समझ गए, समझने का प्रयास करते हैं, और समझने के तुरंत बाद हमें ज्ञान आ जाता है कि हाँ फलानवा चीज़ है, हम फलानवा चीज़ को वहाँ पे देखे थे, तो तत्कालिक होता है और फिर दूसरे काम में लगते हैं तो यह ख़त्म हो जाता है। तो यह इमीडिएट मेमोरी होता है, मतलब यह चलता फिरता होता है, समझ गए। इसका अवरोधन समय बहुत कम होता है। इमीडिएट का मतलब यह है कि इसका समय बहुत कम होता है, ये इधर से उधर हुआ कि भूल गए, समझ गए। सेकेंड या इससे भी कम होता है। स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी ही देर के लिए रखा जाता है। स्मृति इस प्रकार के इमीडिएट में बहुत कम समय के लिए जो है हम अपने माइंड में चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई मोबाइल नंबर बोला कि हाँ मोबाइल नंबर लिखिए, समझ गए, 986553 ऐसे करके बोला और आप लिखते गए, बस लिख लिए, उस समय तक जो बोला आप लिखें और बस उसके बाद ध्यान खत्म। तो ये इमीडिएट मेमोरी होता है, समझ गए। और जो शॉर्ट टर्म का मेमोरी है, इसमें कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी मेमोरी में कोई भी सूचना रखते हैं, चाहे मोबाइल नंबर हो या कुछ भी हो, वह सूचना मात्र 15 से 30 सेकेंड तक ही रहेगा और फिर आप इधर उधर 15 से 20-30 सेकेंड के बाद होइएगा तो वह मेमोरी से अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वह जो है शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए जो है टर्म को मेमोरी कहते हैं। यह कम मात्रा की जानकारी को माइंड में संग्रहित करके रखता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आता है तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति का मतलब है कि यह स्मृति का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर करने का जो है क्षमता रखता है। इसमें दिन, महीने, साल या पूरे जीवन भर भी जो है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं सम्मिलित रहता है। जैसे देखते होइएगा कोई बचपन की याद भी जो है आपके बुढ़ापे तक रहता है, तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही देन है, जो आपके बच्चे का बात जो है आपके जीवन के अंत में भी याद है। तो यही जो है आपके लॉन्ग टर्म के मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म के मेमोरी दिन भर, महीनों का, सालों का बातें को माइंड में स्टोर करके रखता है। तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे कि भाई मेमोरी का कौन कौन से ऐसे कारक है जो मेमोरी को प्रभावित करेगा, यानी फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ मेमोरी। देखिए इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार वाला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या बनेंगे देख लीजिए। एक तो पूछेगा कि मेमोरी को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। प्रभावित करने वाला कारक का मतलब होता है कि जो मेमोरी को डैमेज करे, मेमोरी को जो है गड़बड़ करेगा, तो वह प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुधार करने वाला पूछेगा कि मेमोरी को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, तो बस इसमें पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे तो बेहतर बनेगा, समझ गए। क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रभावित करने वाला पूछेगा तो वही फैक्टर जो फैक्टर सुधार करने वाला में होगा, दोनों में सेम फैक्टर होगा, लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। जो प्रभावित होगा वह डैमेज करेगा, मेमोरी को लॉस करेगा, प्रभावित करेगा मेमोरी को आगे बढ़ने से, ठीक है। तो वह निगेटिव तरीके से लिखेंगे, सेम होगा, पॉइंट सेम होगा। लेकिन अगर पूछेगा सुधार करने में तो इसको हम पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे कि हाँ ये ऐसे करके ऐसे सुधार कर सकता है, समझ गए ना चीज़ों को। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियाँ प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक है। देखिए मेमोरी को आपको अलग अलग तरीके से चीज़ें प्रभावित करता है, समझ गए। या प्रभावित कर सकता है या सुधार भी सकता है, समझ गए। कंडीशन है कि कब जो है सुधारेगा, कब जो है गड़बड़ करेगा, यह डिपेंड करेगा उसी एक पॉइंट के अलग अलग भाव में, समझ रहे हैं। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है, कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है, मेमोरी को घटा भी सकता है, समझ गए। चलिए घटाएगा तो प्रभावित करना हुआ, बढ़ाएगा तो सुधार करना हुआ, समझ रहे हैं ना। पहला पॉइंट है स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब जो मेमोरी है, हम उस मेमोरी में जो सामग्री है वह कैसा है, सामग्री का रूप कैसा है जो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका स्वरूप भी प्रभावित करेगा स्टोर करने में। कैसे? स्मृति सामग्री की निम्न विशेषता जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे क्लियरिटी ऑफ मटेरियल। अब मानिए आपके कोई चीज़ आप मटेरियल है और कोई लिखा हुआ है, आप उसको याद कर रहे हैं। अगर मटेरियल बहुत सुंदर है, साफ़ है, आसान भाषा में लिखा है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं और वो ज़्यादा दिन तक रहता भी है। लेकिन कठिन चीज़ें आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सामग्री की स्पष्टता अगर बढ़िया है, क्लियरिटी है, तो वह चीज़ें लंबे समय तक मेमोरी में बना रहेगा और यह सुधार करने में बेहतर भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर इसी सामग्री में स्पष्टता नहीं होगी तो यह मेमोरी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो दोनों तरीका से समझ गए। चलिए
अब आगे है, यहाँ पे ये सब छोड़िए चीज़ों को, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीज़ को छोड़िए। दूसरा है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मेमोरी को, अब मानिए बार बार किसी चीज़ को हम अभ्यास कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से चीज़ें प्रैक्टिस में आता है और अभ्यास करने से मेमोरी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है और मेमोरी सुधार होगा, समझ गए। और अगर अभ्यास आप छोड़ दीजिएगा, अभ्यास नहीं करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कहिएगा हमें एग्जाम तक याद रहे, तो नहीं याद होता है। तो ऐसे में अभ्यास बार बार करने से मेमोरी बेहतर होगा, और अगर अभ्यास जितना कम करेंगे उतना ही मेमोरी जो है आपका प्रभावित होगा, मेमोरी उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को नहीं ले पाएगा अंदर। तो ये अभ्यास हो गया जो प्रभावित भी करेगा, सुधारेगा भी, समझ गए। तीसरा है याद करने की विधियाँ, मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। स्मृति को सीखने की विधियों को भी प्रभावित करता है। अब आप सीख कैसे रहे हैं, ठीक है। अब होता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग तरीके से अच्छे से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ले लेते हैं, सीखने का उनका विधि जो है बिल्कुल अलग है। तो विधि जो है सीखने का, वह भी व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित भी करता है और बेहतर भी बनाता है। बेहतर कब बनाएगा, जब जो विधि सीखने की है आसान होगी। जब कठिन कब बनाएगा, प्रभावित कब करेगा, जब सीखने की विधि बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ होगा, समझ गए ना। चौथा है अटेंशन, ध्यान। अब कोई भी चीज़ को आप सीखने का, माइंड में स्टोर करने का प्रयास करते हैं, तो आपका ध्यान जो है विषय वस्तु पर कितना ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। अब किसी भी चीज़ को देखते हुइएगा कि एक बार आपके किसी सुंदर सी व्यक्ति पर नज़र चले जाए, तो आपके माइंड में एक छवि बन जाता है, बार बार आप उस पर देखते रहते हैं और आपके माइंड में वो बैठ जाता है। घर आने के बाद भी आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि कितना अच्छा था यार, ये था वो था, है ना, होता है ना। तो ध्यान जो है व्यक्ति को बेहतर तरीके से याद करने क्षमता में बढ़ोतरी भी करता है, और ध्यान अगर जितना कमज़ोर होगा, भटकाव होगा ध्यान में, उतना ही मेमोरी भी प्रभावित होगा। तो ध्यान, अटेंशन भी प्रभावित करता है। आगे है, पांचवा है उद्देश्य। उद्देश्य कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को अगर उद्देश्य के साथ में देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें एक उद्देश्य के साथ हमारे माइंड में अपना रिटेंशन, प्रतिधारणा बना लेता है, जो लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन अगर आपके किसी काम में, पढ़ाई लिखाई कुछ भी में अगर उद्देश्य नहीं हो, तो फिर आप याद करेंगे तो वह ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहता है। मीन्स आपकी मेमोरी को उद्देश्य भी कहीं ना कहीं बढ़ाता भी है मेमोरी को और घटाता भी है, ठीक है। छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। मेंटल एनालिसिस कहने का मतलब है यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करने से उसे याद किया जाए तो स्मृति जो है दीर्घ अवधि होती है। अब ये वाला पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता है, पढ़ लेते हैं लेकिन जो है ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वही चीज़ें हैं मेंटल एनालिसिस। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप मेंटल एनालिसिस नहीं करते हो। मेंटल एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप अपने माइंड में चीज़ों को कितना ज़्यादा जो है पढ़ाई के बाद भी एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कहीं भी बैठे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जो भी टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी टॉपिक के माइंड में एनालिसिस कीजिए कि हम जितना इस टॉपिक के बारे में पढ़े हैं उतना याद है या नहीं है, उतना पॉइंट दिमाग में है या नहीं है। तो अगर आपके माइंड में एनालिसिस में अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, तो आप उसको फिर से देखिए कि कहाँ पर आप गड़बड़ा रहे हैं, और ऐसे करने से जो है आपके माइंड में यह लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। चाहे बाथरूम में बैठिए, चाहे खाना बनाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, माइंड में एनालिसिस कीजिए। जो चीज़ें आपको हार्ड लगे, एनालिसिस करने से वो माइंड में आपको आएगा, और जो नहीं याद है वो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो फिर से आप बुक देख लीजिए कि हाँ कहाँ पे हम गड़बड़ा रहे हैं, तो इससे आपके मेमोरी बढ़ेगा लंबे समय तक, ठीक है। सातवां है विषय सामग्री के प्रति रुचि। अब किसी भी चीज़ में जो आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो कला सीखते हैं, कुछ भी खेल कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है तो आप उसमें मन नहीं लगेगा, फिर वह लंबे समय तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो विषय सामग्री, चाहे पढ़ाई लिखाई, काम धंधा कुछ भी है, उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट जो है आपके अंदर के जो स्मृति है, मेमोरी की जो धारिता है, उसको अधिक करता है, बढ़ाता है पावर को, मेमोरी पावर को, ठीक है। तो यह 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है जो मेमोरी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ गए चीज़ों को, मैंने बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, आप लोग सिंपल वे में समझिए अवबोधन या प्रतिरक्षण क्या है। देखिए, इसका जो है पहले हमको लिखना है कि अवबोधन क्या होता है या प्रत्यक्षीकरण, या फिर जो है इसका विशेषता क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए सिंपल सा समझिए। प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रत्यक्ष बोध, इसका मतलब होता है परसेप्शन का, कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो है समझना, जानना, उसका ज्ञान, यही जो है बोध होता है। समझ गए ना, कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में
आप कितना ज़्यादा जानते हैं, कितना ज़्यादा ज्ञान है, वही जो है आपको जो है उसी चीज़ को बोध कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बोध करना मतलब बताना, जताना, समझ गए ना, कि आप कितना भी किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर कितना ज्ञान है, और उसी ज्ञान को तो जो है बोध के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, समझ गए ना। तो प्रत्यक्षीकरण बोध मतलब सामने जो प्रत्यक्ष में आपके जो चीज़ें हैं, जो सामने कोई वस्तु है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उसके बारे में आप कितना बोध कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, समझ गए ना, या उसके बारे में कितना जानते हैं, यही तो बोध होता है ना, समझ गए, बोध करना, समझ गए ना चीज़ को। चलिए तो इसके जो है मतलब समझ लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है उसमें अनेक प्रकार के उद्दीपक यानी स्टिमुलेट अथवा उत्तेजना एक्साइटमेंट उपस्थित होता है। देखिए मनुष्य जहाँ पे रहता है ना, तो मनुष्य जहाँ पे रहता है वहाँ पे अनेक प्रकार के विषय वस्तुएं रहता है, उद्दीपक कहा जाए तो वस्तु समझ गए ना। चलिए तथा उत्तेजना एक्साइटमेंट जो है उपस्थित होता है मनुष्य के आसपास, समझ गए, जो क्या करता है कि यह प्रत्यक्षीकरण बोध में अहम भूमिका निभाता है, समझ गए। प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह एक मानसिक क्रिया है, समझ गए ना, जिसके द्वारा मनुष्य को इन उद्दीपकों का तात्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने पहले ही क्या बताया कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान होना या उसके बारे में जानना, यही जो है बोध कहलाता है, प्रत्यक्ष बोध या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। वही चीज़ें यहाँ पे भी देख रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक क्रिया है जिसमें मनुष्य जो होता है उसके आसपास जो भी उद्दीपक यानी जो भी वस्तु होता है उसके बारे में तत्कालिक मतलब तुरंत और सार्थक मतलब मीनिंगफुल मतलब सार्थक ज्ञान जो है प्राप्त होता है, समझ गए। यह प्रक्रिया संवेदना से जो है सेंसिटिविटी से जो है क्या होता है, सेंसरी से भिन्न होता है। इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपकों का परिचय होता है अपितु इसको विषय के बारे में ज्ञान भी प्राप्त होता है, समझ गए। अवबोध के मतलब होता है, सीधा समझ लीजिए एक कहानी के द्वारा कि आपके सामने जो है कोई चीज़ें हैं, समझ गए, कोई मशीन रखा हुआ है, समझ गए ना, कोई मशीन रखा हुआ है। तो अवबोधन में ये होता है प्रत्यक्षीकरण में कि आपके सामने जो मशीन है उसके बारे में एक सार्थक ज्ञान होना, समझ गए, और तत्कालिक, और यह जो है संवेदना से भिन्न होता है, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति केवल जो है उस विषय वस्तु यानी उस मशीन के बारे में उसके नाम को ही नहीं जानेगा, उसके फंक्शन को भी जानेगा, उसके हर एक चीज़ों को जानेगा, वही जो है उद्दीपक होता है और वही जो है प्रत्यक्ष बोध होता है। प्रत्यक्ष बोध का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना ज्ञान है, यही जो है प्रत्यक्षीकरण होता है, समझ गए ना, जो किसी भी विषय वस्तु के जो है ज्ञान से संबंधित होता है। तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए तो ये चीज़ समझ गए कि इसमें प्रत्यक्षीकरण में सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी उद्दीपक यानी किसी वस्तु के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी परिचय ही रहे, उसके बारे में विस्तृत जो है ज्ञान भी होता है और वही अवबोधन होता है, समझ गए। चलिए अवबोधन के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका देखिए परिभाषा देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक जो थे वो अपने हिसाब से जो है अपना परिभाषा दिए प्रत्यक्षीकरण के यानी प्रत्यक्ष बोध के। वुडवर्थ ने क्या कहा देख लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ का या वस्तु का बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है। देखिए वुडवर्थ ने कहा कि अपने जो इंद्रियां हैं, जो सेंसरी जो होता है, जहां से हम किसी भी चीज़ के बारे में जो है जान पाते हैं और पता करते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा काम करता है, इसका क्या फंक्शन है, तो यही जो होता है ना, यह जो है वुडवर्थ ने कहा कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से किसी पदार्थ या किसी बाह्य वस्तुओं या घटनाओं के जानने का एक क्रिया है। प्रत्यक्ष बोध वही होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप कितना ज़्यादा जान रहे हैं, समझ गए ना, यही एक क्या होता है, बोध होता है। जब किसी भी चीज़ के बारे में आप नहीं जानेंगे तो उसको आप कैसे बोध कर पाएंगे, ये चीज़ होता है। चलिए तो वुडवर्थ के याद रखिएगा, हो गया। चलिए प्रत्यक्षीकरण के विशेषता आपसे पूछ सकता है, तो देख लीजिए विशेषता के बारे में लिख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण के निम्न विशेषता है, देख लीजिए। पहला देखिए, प्रत्यक्षीकरण भी स्मृति, चिंतन, तर्क आदि की भांति एक मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से मेमोरी, थिंकिंग और लॉजिक ये सब के सब मेंटली एक प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है, क्योंकि यह सब जो है मन में ही यानी दिमाग में ही मानसिक तौर पे ही ये सब का जो है काम होता है, चाहे वो
वो मेमोरी का हो, चाहे चिंतन का हो, चाहे तर्क का हो। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ के बारे में आप बोध करते हैं तो आपके दिमाग में उस चीज़ के बारे में डिटेल है, तब ना आप बोध कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। आप जान रहे हैं पहले से किसी भी चीज़ के वस्तु के बारे में, तब ना आप उसके बारे में बोध कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही जो है यह भी एक मानसिक प्रक्रिया ही है, समझ गए। दूसरा विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण असंभव है। अब आप सीधा समझिए कि आप किसका बोध करेंगे। जब आपके सामने कोई चीज़ें होगा, कोई विषय वस्तु यानी कोई उद्दीपक होगा, तभी तो आप उसका बोध कर पाएंगे ना, उसके बारे में जान पाएंगे या उसके बारे में बता पाएंगे। तो यह प्रत्यक्षीकरण में जो है आपके एक उद्दीपक होना अनिवार्य होता है। बिना उद्दीपक के सामने जो है आप प्रत्यक्षीकरण यानी बोध नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक है। यह इसका विशेषता होता है। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का तात्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही आसपास के जितने भी विषय वस्तु है सबके बारे में हम लोग जान पाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो है परिचय, उसका विषय वस्तु, हर एक चीज़ को जान पाते हैं प्रत्यक्षीकरण के कारण ही। तो यह भी एक विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण में उपस्थित जितने भी विषय है, वस्तु है, सबको जो है सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है इस प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चौथा इसका जो है आपका नेक्स्ट इसका जो विशेषता है, ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को अनुभव या पूर्व ज्ञान हो तो उसका प्रत्यक्षीकरण आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके सामने बार बार कोई जो है व्यक्ति या फिर कोई वस्तु आपके बार बार सामने आ रहा है या उससे जो है आपका मुलाकात हो रहा है, तो ऐसे में उसके बारे में आपको जो है क्या हो जाएगा कि उसके बोध करना यानी उसके बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप उससे मिल रहे हैं या फिर वो आपसे मिल रहा है। तो ऐसे में वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और सामने कोई वस्तु या फिर कोई आदमी आते ही आप उसके बारे में धड़ाक दिगर बता देंगे, बोध कर देंगे। तो यही जो है हो जाता है कि अगर जो भी बार बार पूर्व के ज्ञान और अनुभव जो है प्रत्यक्षीकरण को आसान बनाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो विशेषता है देखिए, जिन उद्दीपक का व्यक्ति को अनुभव या ज्ञान नहीं होता है तो उनका प्रत्यक्षीकरण मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आपके सामने ऐसा उद्दीपक या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिससे आपको कभी मेल जोल, कभी जो है उससे मिलना जुलना नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु आपके सामने में आता है जिससे आपका कोई कभी परिचय, कभी जो है बोध नहीं हुआ है, तो थोड़ा ये प्रत्यक्षीकरण यानी बोध होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह नया रहता है आपके लिए। तो उसके बारे में जानना थोड़ा जो है कठिन होता है, उसको याद रख पाना, समझ गए ना। चलिए तो यह भी एक विशेषता होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आखिरी छठा इसका विशेषता देखिएगा कि व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण नहीं करता, वह केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करता है जो उसके लिए सार्थक होते हैं या जिन पर उसका ध्यान आकर्षण होता है। देखिए अब आप लोग जानिए कि आपके सामने बहुत से लोग जो है आपको मिले होंगे, वो अपना परिचय भी दिया होगा या फिर आप बहुत सारे चीज़ों को देखे होंगे, बट आप जो है जो चीज़ें कुछ वर्ष पहले देखे थे उसको आप कभी जाते हैं तो आपको माइंड में नहीं रहता, आप उसको भूल रहते हैं, उसके फंक्शन, उसके कामों के बारे में, उसके गुणों के बारे में जो आपके दिमाग से हट गया होता है, उसका जो है बोध आप नहीं कर पाते हैं, जबकि पहले आप उससे मुलाकात कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो है कहीं ना कहीं उसका जो है बोध कर पाना सार्थक नहीं होता है, निरर्थक होता है, यानी डिफ़िकल्ट होता है, कठिनाई भरा होता है। इसलिए जो है प्रत्यक्षीकरण वैसे चीज़ों का नहीं हो पाता है जो सार्थक न हो, समझ गए ना। तो इसलिए और सार्थक नहीं होगा तो वह ध्यान आकर्षण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में कोई व्यक्ति किसी से सालों पहले मिला है तो वह अब 2 सालों के बाद मिल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है कंफ्यूज होता है, कहता है वो इसको कहीं देखे हुए हैं, फेस से पहचानता है, डिटेल में नहीं पहचान पाता है, यानी बोध करने में उसको दिक्कत हो रहा है, जबकि वो कभी ना कभी एक बार देखा हुआ है। तो ऐसे में क्या हो गया, निरर्थक के मतलब क्या है कि बार बार नहीं मिले हैं, जिससे उसका जो है ध्यान आकर्षण उसके तरफ नहीं जा रहा है। तो यही जो है आपका हो गया विशेषता किसका, प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष बोध का, समझ गए। चलिए अब लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यक्षीकरण के चरण लिखे, मतलब जो प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को बोध किसी चीज़ के बारे में होता है तो कैसे बोध होता है, किन किन चरणों से होते हुए। तो चूंकि यह एक मानसिक क्रिया है तो यह सारा चीज़ें मानसिक में पूर्ण होता है, तो इसको जो है आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रत्यक्षीकरण कितने चरणों में पूर्ण होती है, तो 4 चरणों में। याद रखिएगा 4 चरण में कौन कौन चरण है देख लीजिए। किसी भी चीज़ के बारे में आप ज्ञान या बोध कर पाते हैं कैसे, तो यही 4 चरण के द्वारा बोध होता है, समझ गए, जानकारी हम पाते हैं। जैसे
वातावरण में कोई ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है कोई उद्दीपक है उसको ग्रहण करेंगे। मतलब हमारे आसपास कोई वातावरण में हमारे आमने सामने कोई वस्तु कोई आदमी होगा तो उसके बारे में जो है हम क्या करेंगे, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण करेंगे। समझ गए ना, उद्दीपक यानी वस्तु को या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, जब ग्रहण कर लेंगे दिमाग में, ज्ञानेंद्रिय में जब ग्रहण कर लेंगे तो उस जो है वह क्या होगा कि उद्दीपक जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब वह क्या हो जाएगा, एक नर्वस टिश्यू नर्वस इम्पल्स के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जैसे कंप्यूटर में आप लोग जानते होइएगा, तो कंप्यूटर में हम ए लिखते हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर ए को नहीं पहचानता है, वह कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग को पहचानता है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ए लिखता है, तो वह ए लिखने के बीच में बहुत सारा चरण होता है कंप्यूटर में, वह प्रोग्रामिंग को समझता है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग ए का किया हुआ रहता है, इसलिए हम ए टिपते हैं तो ए लिखता है। लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है और वह ए लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा जिसको आप या कोई व्यक्ति नहीं जानता है, नहीं देखता है, और वो ए टिपता है, प्रेस करता है तो ए दिखाता है, तो उससे लगता है कि ए यहाँ पे हम टिपे हैं तो वहाँ पे ए दिखा रहा है, मतलब कंप्यूटर ए को समझ रहा है। जबकि रियलिटी ऐसा नहीं होता है, वह कन्वर्ट करता है ए को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ए में कन्वर्ट करता है जो उसको पहले से प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, ए से लेकर जेड तक। समझ गए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि जो ज्ञानेंद्रियाँ जो होता है वह क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है किसी उद्दीपक के बारे में, और वो क्या करता है, उद्दीपक जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब जो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होने के बाद वह उद्दीपक क्या करता है, तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचाता है। दूसरा स्टेप होता है कि तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तन होता है, उसके बाद जब परिवर्तन हो जाता है तंत्रिका आवेग में तो वह तंत्रिका आवेग जो होता है उद्दीपक को मस्तिष्क में पहुंचाता है। अब जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमें आभास होता है कि वो ये तो ये वस्तु है, या हम इससे फलाना है, ये चीज़ें है, ये है, उसके बारे में हम बोध कर देते हैं। और लास्ट स्टेप वही होता है कि सामने जो है हम किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं या जान लेते हैं, और यही जो है लास्ट पॉइंट है इसका, उद्दीपक का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। समझ गए। तो यही जो है 4 चरण होता है, समझ लिए। चलिए, पहला क्या होगा कि अपने आसपास से उद्दीपक को ग्रहण करेंगे। दूसरा, वह उद्दीपक तंत्रिका आवेग में कन्वर्ट होगा, परिवर्तन होगा। तीसरा स्टेप, वह तंत्रिका आवेग जो है मस्तिष्क में पहुंचेगा, और मस्तिष्क में पहुंचेगा तो चौथा स्टेप में हमें बोध हो जाता है कि वो ये फलाना चीज़ है या फलाना काम है, इसका ये करता है, ये करता है, या फिर ये चीज़ है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। मतलब उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें जान जाते हैं। समझ गए। तो यही जो है 4 स्टेप में होता है। ओके। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यक्षीकरण को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, बताइए कि मतलब परसेप्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्रभावित करता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष बोध पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। मतलब मनुष्य जो है सामने से किसी उद्दीपक के बारे में जानता है तो उसको जानने में जो है विभिन्न चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ कारक प्रत्यक्ष बोध को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है, जबकि कुछ कारक स्थिति विशेष में पाई जाने वाली अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप इस क्रिया को प्रभावित करता है। समझ गए। प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये जो प्रत्यक्षीकरण को जो प्रभावित करता है ना, जिसमें आप किसी भी चीज़ विषय वस्तु के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे तो जो है वह 3 रूप से प्रभावित होता है, जो रोकेगा आपको किसी भी चीज़ के बोध करने में। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। 3 है। एक है व्यक्ति कारक, व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर। मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तिगत कारण बनता है। अब व्यक्तिगत कारण में खुद से रिलेटेड होगा, समझ गए ना। दूसरा होता है सामाजिक कारकों की भूमिका, मतलब समाज में कुछ ऐसे कारण होते हैं जो समाज में मौजूद होते हैं, वह जो है प्रत्यक्षीकरण को यानी बोध को प्रभावित करता है किसी के बोध करने में। ठीक है। तीसरा जो होता है वस्तुगत कारक है, मतलब कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो स्वयं को कारक बनते हैं किसी व्यक्ति को बोध कराने में। ठीक है ना। तो पहला व्यक्तिगत कारक, दूसरा सामाजिक कारक, और तीसरा वस्तु कारक, वस्तुगत कारक। ये 3 प्रकार से व्यक्ति को जो है प्रभावित होता है। ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारकों का, पहला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं व्यक्तिगत कारक जो होता है ना, तो यह प्रभाव प्रत्यक्ष बोध के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि
प्रत्यक्ष बोध की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष बोध करने वाले व्यक्ति से संबंधित कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्न कुछ है। देखिए, व्यक्तिगत कारक का मतलब है कि जो व्यक्ति बोध करेगा, प्रत्यक्ष बोध करने वाला होगा, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वह बोध करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके खुद के कारण से जो है वह प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होगा, यानी बोध करना प्रभावित होगा, तो वही व्यक्तिगत कारक हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप या मैं हूँ, तो अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके बोध करना चाहता हूँ कि ये क्या है नहीं है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल हम जानना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारा खुद के कारण जो है उसके जानने को, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के जो है प्रभावित करता है। समझ गए? तो यही जो है व्यक्तिगत कारक होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ए नंबर में आपका है शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव। शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव है कि अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही उद्दीपक का प्रत्यक्ष बोध कर पाता है। देखिए, व्यक्तिगत कारक में शारीरिक आवश्यकता, अब किसी भी व्यक्ति की कौन सी शारीरिक आवश्यकता है, यह तो जो है व्यक्तिगत होता है कि किसका कौन सी आवश्यकता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव भी पड़ता है, जो कि व्यक्तिगत प्रभावों का कारण है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा यहाँ पे मानसिक वृत्ति का प्रभाव। मतलब यहाँ मानसिक वृत्ति का मतलब है कि एक विशेष प्रकार का मानसिक तत्परता। कितना ज़्यादा मानसिक तत्परता किसका है, उतना ही ज़्यादा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानने का बहुत ज़्यादा दिलासा होगा, यानी आपका मानसिक बहुत ज़्यादा तत्पर है किसी भी चीज़ को जानने में, परिचय करने में, यानी बोध करने में, तो मानसिक वृत्ति का प्रभाव जो है व्यक्ति को पड़ता है, क्योंकि यह मानसिक तत्परता से संबंधित है। समझ गए? चलिए, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, प्रत्यक्ष बोध की जाने वाले वस्तु के महत्व का प्रभाव। अब किस वस्तु, जैसे हम हैं, हम किसी वस्तु के बारे में बोध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, डिटेल से उसके बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, तो जब हम इसका बोध करेंगे ना, जब इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे, तो यह वस्तु का कितना, किस वस्तु का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारे सामने अगर कोई ऐसे वस्तु है जिसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, तो हम उस वस्तु के बारे में जान के हम क्या करेंगे, हमारा रुचि ही नहीं रहेगा कि हम इसके बारे में जानें। जिसके बारे में वस्तु का कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी होता है कि यह व्यक्तिगत को प्रभावित करता है। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ का ज़रूरी नहीं होगा या किसी के बारे में जानना आपको ज़रूरी नहीं लगेगा, तो फिर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, निकल जाएंगे बाईपास से। तो यानी वस्तु का महत्व भी जो है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिटी तद्रूपता। तद्रूपता का मतलब होता है कि परिचित तो प्रत्यक्ष बोध अधिक। जैसे देखिए, यदि प्रत्यक्ष बोध करने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु से पहले से ही परिचित हो तो प्रत्यक्ष बोध अधिक स्पष्ट और आसान होता है। इसके विपरीत अपरिचित वस्तु के प्रत्यक्ष बोध में अधिक कठिनाई होता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हमारे सामने कोई ऐसा चीज़ें हैं, कोई ऐसा वस्तु है जिसका हम बोध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्ञान उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे में हम उस चीज़ों को जब बोध करेंगे तो उसके बारे में अगर हम पहले से मिल चुके हैं, समझ गए ना, उसके बारे में अगर हम पहले से मिल चुके हैं उस चीज़ों से या उस वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से अगर आप पहले मिल चुके होंगे कई बार, तो उसके बारे में बताना या जानना बहुत ज़्यादा आसान होगा। समझ गए ना? लेकिन आप उससे पहले कभी परिचित नहीं है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई आदमी हो, तो अगर वो आपसे उससे परिचित आप नहीं है तो उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा उसके बारे में क्या चीज़ करना, बोध करना, यानी जानना या फिर बताना। समझ गए ना? तो प्रत्यक्ष बोध में आइडेंटिटी यानी परिचय का बहुत बड़ा रोल होता है। चीज़ को समझ लिए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष बोध करने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। यदि प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण यानी नज़र दृष्टिकोण को नज़र कहिए, नज़र अगर सकारात्मक या नकारात्मक है तो प्रत्यक्ष बोध कुछ बड़ा अधिक होता है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का नज़र यानी दृष्टिकोण तटस्थ होता है तो उनका प्रत्यक्ष बोध छोटा होता है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब नज़र, मतलब किसका नज़र कैसा होता है। समझ गए ना? तो यह नज़र भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। अगर आपका एटीट्यूड जो है दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक है तो कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा तो बेहतर होगा, अगर निगेटिव रहेगा तो गलत आप किसी चीज़ के बारे में बोध कर लेंगे, मतलब गलत चीज़ें जान लेंगे। समझ गए ना? तो ये जो होता है अभिवृत्ति भी बताता है। समझ गए? और अगर तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है कोई विषय वस्तु, तो फिर उसके बारे में जो है प्रत्यक्ष बोध छोटा होता है। समझ गए? तो एटीट्यूड, समझ गए चीज़ को? तो व्यक्तिगत रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे जान गए। चलिए,
इसको एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत रूप से अभिवृत्ति है, आइडेंटिटी है, प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु का महत्व का प्रभाव पड़ता है, मानसिक वृत्ति का प्रभाव और शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव, ये सब व्यक्तिगत प्रभाव है। ठीक है, चलिए। और एक है मोटिवेशन, प्रेरणा। और प्रेरणा ही जानते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा प्रेरित होंगे, मानसिक क्रिया जितना ज़्यादा उत्तेजित होगा, उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बोध करना आसान हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, दूसरा जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा है प्रत्यक्ष बोध में सामाजिक कारकों का भूमिका। सामाजिक कारकों का भूमिका, अब समाज में कौन कौन से ऐसे कारक है जो आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में बोध करने में प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखिए। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि अनेक सामाजिक कारक भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। कौन कौन से सामाजिक कारण है जो प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है, देख लीजिए। पहला है सामाजिक मानक और मनोवृत्ति। समझ गए, समाज में पाए जाने वाले विभिन्न मानक या नियम व्यक्ति के प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। समझ गए। देखिए, सामाजिक मानक और मनोवृत्ति। अब समाज में हमारे विभिन्न प्रकार के नियम होता है, विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड मानक होता है, जो व्यक्ति को क्या करता है, किसी भी चीज़ के जानने में, बोध करने में जो है क्या होता है, प्रभावित करता है। समझ गए। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे गलत चीज़ के बारे में, जैसे कोई बच्चा है तो उसको समाज जो है क्या करता है कि गलत चीज़ों से जो है स्ट्रिक्ट करता है, जानने के लिए मनाही करता है। समझ गए ना। तो यही जो है सामाजिक मानक और मनोवृत्ति पहला जो है प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरा है प्रोपेगेंडा, प्रचार। अगर किसी भी चीज़ के समाज में किसी भी विषय वस्तु के प्रचार प्रसार करके आप जो है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बोध प्राप्त, प्रत्यक्ष बोध कर सकते हैं। अगर जितना ही प्रचार तेज होता है उतना ही उस विषय वस्तु के बारे में लोगों के बीच में प्रत्यक्ष बोध कराना उतना ही आसान हो जाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो प्रचार हो गया। तीसरा है सामाजिक झुकाव। सामाजिक झुकाव का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष बोध की क्रिया पर समाज के अन्य लोगों को दिए गए सुझावों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, धरती गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने समाज को बताया और समाज ने ही यही मान्यता दी और इसी को जो है सुझाव को अपनाया। ठीक है ना। देखिए, सामाजिक सुझाव, सोशल सजेशन। अब कहीं ना कहीं समाज के ही लोग तो है जो कि कोई वैज्ञानिक बन जाता है या कोई कुछ बन जाता है और वही अपना कुछ जो है अवधारणा दे देता है। समझ गए ना। परसेप्शन मतलब अवधारणा भी होता है। समझ गए ना। तो ये जो आपका जो हो जाता है मिस कंसेप्शन जो होता है और एक परसेप्शन होता है। समझ गए ना। तो आप जो है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण देख रहे हैं, इसमें समाज के सुझाव भी प्रभावित करता है। जैसे बहुत पहले जो है कह देता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्षों पर झुकी हुई है, या कोई ना कोई वैज्ञानिक बताया हुआ है और उसी को जो है हम लोग मानते आ रहे हैं। समझ गए ना। तो यही एक प्रकार का क्या है, सुझाव है। या बहुत सारे वैज्ञानिक ने बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाते रहता है। समझ गए ना। ऐसे ही जो है सूर्य जो है क्या करता है, विभिन्न तरीके के जो है अपना अपना वैज्ञानिक अपना अपना दिया है, बताया है, जिसको समाज मानते आ रहा है। तो यह जो है क्या करता है, प्रभावित करता है सामाजिक सुझाव भी, जो कि एक सामाजिक कारण है। ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा में है कि प्रत्यक्ष बोध में वस्तुगत कारक भी प्रभाव है। इनके निम्न प्रमुख कारण है। ठीक है। अब देखिए, 3 कारण आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करने वाला। कौन कौन? वस्तुगत कारक का यहाँ पे आया, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक हो गया। अब वस्तुगत कारक है। अब जिस वस्तु के बारे में आपको प्रत्यक्ष बोध करना है उस वस्तु ही जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे वस्तु का रंग। वस्तु का रंग जो है उसकी पृष्ठभूमि का तुलनात्मक रंग वस्तु के प्रत्यक्ष को प्रभावित करता है। अब कोई वस्तु रंग जो है लाल, हरा, पीला, एक रंग ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, एक रंग ऐसा होता है जो क्या होता है, लाइट होता है। तो लाइट वाला के तुलना में प्रत्यक्ष बोध डार्क वाला का आसान होता है पहचानना करना। ठीक है ना। तो यह जो है वस्तु का रंग भी बताता है। तीसरा है वस्तु का स्थिति। जैसे ये वस्तु का स्थिति मतलब आपको जो है घड़ी में टाइम देखना है, घड़ी को जो है आप जो है लेटा कर रख देंगे तो उसमें प्रत्यक्षीकरण करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसी घड़ी को आप जो है टांग के कहीं दीवार पर रखते हैं तो समय देखना जो है आसान हो जाता है। तो यह क्या करता है, आपको समय देखने में प्रभावित करता है अगर आप वस्तु की स्थिति सही नहीं रखेंगे तो। समझ गए ना। वस्तु के कारण होता है कि वस्तु का प्रदर्शन काल। वस्तु का प्रदर्शन काल का मतलब है कि जो वस्तु आपके आंखों के सामने जितना अत्यधिक बार बार आएगा वो चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण बोध उतना ही आसान हो जाएगा। समझ गए। तो यही जो है वस्तु का प्रदर्शन काल होता है, जो कि वस्तुगत कारक होता है। वस्तु का आकार। वस्तु के आकार का मतलब होता है कि प्रायः देखा जाता है कि छोटे उद्दीपकों की तुलना में बड़े आकार के उद्दीपकों को ज़्यादा स्पष्ट एवं शीघ्र प्रत्यक्ष बोध होता है। समझ गए ना।
यह देखा जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपके बड़ा चीज़ें आपके सामने में रखा जाए और एक छोटा सा चीज़ रखा जाए तो पहले तो आपका ध्यान आपका जो है जाएगा बड़े चीज़ के बारे में। बड़े चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, बताएंगे, उसमें का ज्ञान हासिल करेंगे कि यह क्या है। तो यही है, वस्तु का आकार भी प्रभावित करता है, समझ गए। नेक्स्ट नंबर ई नंबर देखिएगा, उद्दीपक की नवीनता। कोई वस्तु जितना ज़्यादा आपके सामने नए आएगा उतना ही जो है उद्दीपक कठिन होगा, प्रत्यक्षीकरण करना कठिन होगा। जो वस्तु बार बार आपके सामने में आएगा उसका जो है प्रत्यक्षीकरण आसान होता है, क्योंकि उसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज पहले से ही मौजूद रहता है। इस कारण उसको जो है बोध करना आसान हो जाता है। जो आपके सामने बार बार कोई वस्तु आए, अगर कोई नए चीज़ें आए तो फिर वह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यही है उद्दीपक की नवीनता, नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस, समझ गए। चलिए, तो आपका यहाँ पे समाप्त हुआ, प्रत्यक्षीकरण समाप्त हुआ। कुल प्रत्यक्षीकरण के टाइप्स में चरण में 4 याद रखिएगा, टाइप्स में 3 याद रखिएगा। व्यक्तिगत कारण, ठीक है, सामाजिक कारण और एक है वस्तु कारक, ठीक है। तो ये 3 कारण हो गया।